नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में आज का यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके द्वारा लाइक किए जाने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिनके अंतर्गत CRPC, IPC, CPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण संबंधित विषय से हमने वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन समस्त वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े इस वीडियो के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन ऐसे मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट कौन सी प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निशुल्क देगा। तो जहां 207 के तहत ऐसा किया गया है, तो धारा 164 के अधीन जो लेखबद्ध की गई सह स्वीकृतियां है, धारा 164 के अधीन 164 के जो बयान उसने दिए हैं कोर्ट में, सह स्वीकृतियां जो उसने की है, उनकी एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निशुल्क दी जाएगी। धारा 107 प्रावधान करती है, 207 प्रावधान करती है, अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। किसी ऐसे मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निशुल्क देता है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट होती है और धारा 154 के अधीन लेखबद्ध किए गए प्रथम इतला रिपोर्ट होती है अर्थात FIR, 161 के जो बयान होते हैं वह भी, और 164 के तहत उसको की गई सह स्वीकृतियां भी उसको दी जाती है, या और कोई अन्य दस्तावेज जिसका सुसंगत उद्धरण जो कि 173 की उपधारा 5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। तो ये समस्त चीजें उसको उपलब्ध करवाई जाती हैं। अर्थात नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, अर्थात ए, बे, से, दे और ये समस्त चीजें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं अभियुक्त को, जिसके तहत मतलब चालान हो गया, FIR हो गई, 161 के बयान हो गए, 164 के बयान और 173 5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई कोई भी रिपोर्ट अभियुक्त को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अधीन छोटे अपराधों में विशेष सम्मन कौन जारी कर सकता है। धारा 206 प्रावधान करती है पैटी ऑफेंस के बारे में, अर्थात छोटे अपराधों के बारे में, जिसमें कहा गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वह सम्मन जारी कर सकता है विशेष मामलों में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सम्मन जारी नहीं कर सकता, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय भी नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसा करता है धारा 206 के तहत। धारा 206 में कहा गया कि छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मन जारी किए जाते हैं, कि यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 या 261 के अधीन संक्षिप्त निपटाया जा सकता है, अर्थात उनका समरी ट्रायल अगर किया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों को लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है कि अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए सम्मन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होवे, और या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना भी
दोषी होने का अभिवचन कर सकता है। अगर वह दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उस अभिभावक या संबंध में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक द्वारा या संदेश वाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व भेज देवे। और या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन लिखबद्ध कर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करे। साथ ही इसके परंतुक में कहा गया कि संबंध में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपए से अधिक की ना हो सकेगी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि धारा 206 के तहत जो जुर्माना होता है वह कितना रुपए से अधिक का नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जो पेटी ऑफेंस होते हैं उन मामलों में जुर्माने की रकम जो है वह 1000 रुपए से अधिक की नहीं हो सकती और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके लिए विशेष सम्मन जारी करता है और उसे एक निश्चित तारीख को उपस्थित होने के लिए कहता है। और यदि वह दोषी होने का अभिभाव करता है तो वह चाहे तो स्वयं, चाहे तो उसके प्लीडर द्वारा, और या फिर यदि वह चाहता है तो विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम को जरिए डाक भी मजिस्ट्रेट के पास भिजवा सकता है। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन मजिस्ट्रेट मामलों को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है। तो धारा 209 और 323 के अंतर्गत यह प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत कोई भी मजिस्ट्रेट जो है अगर सेशन ट्रायल का मामला बनता है तो उसको सेशन को सुपुर्द कर सकता है। धारा 209 में प्रावधान है और 323 में प्रावधान है। धारा 209 कहती है कि जब अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसको सुपुर्द कर देना। जब पुलिस रिपोर्ट या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या उसे लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह यथास्थिति धारा 207 और 208 के अनुपालन के पढ़ने के पश्चात सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देता है। यह धारा 209 में प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही धारा 323 में भी यह प्रावधान है जिसमें कहा गया कि प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, अर्थात जांच और विचारण प्रारंभ हो चुका है और उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन ट्रायल होना चाहिए, तो वह उसे सेशन को सुपुर्द कर सकता है। यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम पर उसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह उसे इसमें या इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। तब अध्याय 18 के उपबंध ऐसी सुपुर्दगी को लागू होंगे। तो धारा 209 और 323 में सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अधीन मामलों को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है। कब किया जा सकता है ऐसा? जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी परिस्थिति में धारा 209 के तहत उसे सेशन को ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां बताए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है, जिसमें कहा गया, जिसके अनुसार ये जो पहला कथन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अधीन मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है तब यदि उसे करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा भी दे सकता है। क्या यह कथन सत्य है? और या फिर
यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया जाता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। यह कथन असत्य है। सीआरपीसी की धारा 206(2) जो कि पेटी ऑफेंस के बारे में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार कि छोटे अपराधों के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन अपराध भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है। धारा 206 की उपधारा 2 कहती है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए छोटे अपराध से ऐसा कोई अपराध विपरीत है जो केवल 1000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय है। अर्थात छोटे अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध हैं जिनमें जुर्माना है परंतु केवल कितना, 1000 रुपए तक का जुर्माना जिनमें होता है। ऐसे अपराधों को छोटे अपराधों के रूप में माना जा सकता है और उसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष सम्मन जारी कर सकता है। परंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई अपराध नहीं आता जो एमवी एक्ट के अधीन आता हो। अर्थात एमवी एक्ट के जो अपराध होते हैं वह पेटी ऑफेंस के अंतर्गत धारा 206 में नहीं आते। तो अर्थात यह कथन भी असत्य है। इसके बाद यह है कि सीआरपीसी की धारा 208 के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां सेशन न्यायालय अविलंब निशुल्क देगा। ये कथन भी असत्य है। वही न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी कथनों की और दस्तावेजों की प्रतियां उसे उपलब्ध करवाता है। तो धारा 208 में कहा गया कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त के कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किया जाता है कोई मामला, तो वहां पर धारा 204 के अधीन संस्थित आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को सौंपता है, निशुल्क देता है। उनमें क्या क्या होता है? उनमें होता है उन सभी व्यक्तियों के जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की गई है, जिसमें धारा 200 और 202 के बयान जो होते हैं, अर्थात परिवादी और परिवादी के गवाहों के बयान यहां पर लेखबद्ध किए जाते हैं। जो कथन, उन कथनों की प्रति होती है एक तो, और धारा 161 और 164 के अधीन जो भी कथन और स्वीकृतियां की गई हैं वह भी उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं अभियुक्त को। और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गया कोई दस्तावेज जिन पर मामला निर्भर करता है, अभियोजन करने का विचार है, उनकी भी कॉपी उसे दी जाती है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई दस्तावेज विशालकाय है जिसको अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय वह निर्देश दे सकेगा कि स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण करने का आदेश दे सकता है, तो धारा 205 के तहत 205 में कहा गया कि मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को व्यक्ति का हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। अर्थात नंबर 1 जो है वह एकदम सही है, और जिसमें कहा गया कि जब कभी कोई मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जा सकती है, तो अपने प्लीडर के द्वारा हाजिर होने के लिए अनुज्ञा दे सकता है। परंतु मामले की जांच और विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट स्वयं विवेक अनुसार कार्रवाई के किसी भी प्रकरण पर अभियुक्त को उसकी व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है, और यदि आवश्यक हो तो उस पर विचार करने होने के लिए इससे पूर्व उपबंधित रीति से विवश भी कर सकता है। मतलब उससे प्लीडर को उपस्थित होने के लिए कह सकता है और उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति भी दे सकता है। ये बात एकदम सही है। और इसके विपरीत ये बात असत्य है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया जाता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वारंट इशू है तो उसको स्वयं को आना ही पड़ेगा। ये बात असत्य है। और पेटी ऑफेंस के मामलों में एमवी एक्ट के अपराध नहीं आते, ये बिल्कुल सही है। मतलब असत्य कथन है ये कि इसमें लिखा गया है कि छोटे अपराधों के अंतर्गत एमवी एक्ट के मामले भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है। एमवी एक्ट के मामले छोटे अपराधों की श्रेणी में नहीं आते, भले ही उसमें 1000 रुपए से कम का जुर्माना ही क्यों ना हो, परंतु एमवी एक्ट के अपराध छोटे अपराधों की श्रेणी में अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन 206 की श्रेणी में नहीं आते। और कहा गया कि धारा 208
में जहां सेशन न्यायालय को लगता है कि ये अनन्य रूप से सेशन विचारणीय मामला है, तो वहां पर परिवादी के कथनों की रिपोर्ट दी जाती है, ना कि अभियुक्त के कथनों की। धारा 200 और 202 के बयानों के और उनके 161 और 164 के बयानों की नकल उसे दी जाती है अभियुक्त को, ना कि अभियुक्त के कथन की दी जाती है। तो यहाँ पर ये 208 भी गलत है। तो ओवरऑल 205 के तहत जो व्यक्तिगत हाजिरी से उसे उन्मुक्ति दी जाती है, यही कथन सत्य है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न, जिसी के अंतर्गत एक और प्रश्न है कि आरोप की अंतर्वस्तु क्या है। आरोप की अंतर्वस्तु जो है वह है कि यदि किसी अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे निर्दिष्ट नाम दिया जा सकता है, अर्थात ए, बे, से, दे और ये समस्त जो हैं वो अपराध की अंतर्वस्तु होते हैं। धारा 221 इस संदर्भ में प्रावधान करती है आरोपों की अंतर्वस्तुओं के बारे में। तो यहां पर लय जो है ये आरोप की अंतर्वस्तु नहीं है, अर्थात आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत ये समस्त बातें आरोप की अंतर्वस्तुओं में आती हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक आरोप उस अपराध का कथन होता है जिसका अभियुक्त पर आरोप है। यह आरोप की अंतर्वस्तु है। ये उसमें लिखा जाता है कि उसने कौन सा अपराध किया है। दूसरी बात कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है, उसके लिए उसको कोई अपराध को नाम दिया गया है, जैसे चोरी, हत्या, तो उस अपराध का नाम लिखा जाएगा, उसको विनिर्दिष्ट नाम दिया जाएगा। तो आरोप में उसी नाम से अपराध का वर्णन किया जाएगा। और यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उस निर्दिष्ट नाम नहीं है, तो उस अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को इस बात की सूचना मिल जाए कि उस पर आरोप क्या है। अगर आईपीसी में उस अपराध का कोई नाम नहीं है, तो उसके लिए उसको वहां पर थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि उसने अपराध क्या किया है, जब उस पर आरोप लगाया जाएगा उस कंडीशन में। और है कि वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित किया गया है, आरोप में उल्लिखित किया जाएगा। अर्थात आरोप सुनाते समय उसे बताया जाएगा कि आपने किसी विनिर्दिष्ट विधि के तहत, अर्थात आपने भारतीय दंड संहिता की धारा इतने के तहत आपने ये अपराध किया है, या फिर आपने एनआई एक्ट की धारा इसके तहत आपने अपराध किया है। तो उसको विनिर्दिष्ट विधि भी बतानी पड़ेगी, विधि की वो धारा भी बतानी पड़ेगी कि आपने कौन सा अपराध किया है, ताकि उसे समझ में आए कि उसने किस टाइप का और कौन सा अपराध किया है। ये आरोप की अंतर्वस्तुओं में आता है। साथ ही आरोप की अंतर्वस्तु में यह भी आता है कि यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। अर्थात जब आरोप लगाए जाते हैं तब आरोप की अंतर्वस्तुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। और आरोप की अंतर्वस्तुओं के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 221 में दिए गए हैं सीआरपीसी में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीआरपीसी से जुड़े थे। दोस्तों आरोप अर्थात चार्ज से जुड़े प्रश्न तो सीआरपीसी में और सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई बार एक पूरा पेपर ही जो होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो इससे संबंधित मेंस में कई बार पूछा ही जाता है। तो ऐसे में आप आरोप की डेफिनेशन और चार्ज के बारे में जरूर अच्छे से रीड करें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीआरपीसी से जुड़े थे, जो कि कई जुडिशरी एग्जाम जैसे कि आरजेएस, एमपीजेएस, यूपी जुडिशियल सर्विस या दिल्ली या गुजरात जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत या एपीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर जेएलओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।